नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। 2024 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव से बहुत अलग होने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग के तमाम प्रयासों के बावजूद, पॉलिटिकल पार्टियों के तमाम प्रयासों के बावजूद और जागरूकता अभियान के बावजूद पहले चरण में उम्मीद से काफ़ी कम वोटिंग हुई। 2019 में और 2014 में जितनी वोटिंग हुई थी, जो मोदी लहर थी, उस चुनाव में जितनी वोटिंग हुई थी उसके कंपैरिजन में 2024 के पहले चरण के चुनाव में कम वोटिंग हुई। करीब 8 से 9% का अंतर आया है 2019 के लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में। पहले चरण में 8 से 9% की गिरावट दर्ज की गई है। और यूपी की अगर उन 8 सीटों की बात करें जहां पहले चरण में चुनाव हुआ, जिसमें ज़्यादातर पश्चिमी यूपी की सीटें थीं, तो वहां भी मतदान में गिरावट देखी गई। और गिरावट भी थोड़ी बहुत नहीं, करीब 7 से 8% की देखी गई। सहारनपुर में जहां 2019 में करीब 70% वोटिंग हुई, वहीं इस बार 65% वोटिंग हुई। कैराना में 67% वोटिंग हुई, इस बार 61% वोटिंग हुई। मुजफ्फरनगर जहां 67% वोटिंग हुई, वहां 59% वोटिंग हुई। और बिजनौर में 66% और इस बार 58%, तो करीब 8% का डिफरेंस दिखा। नगीना, जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, उस सीट की बात करें तो 2019 में 63% वोटिंग हुई थी और इस बार सिर्फ 59%। मुरादाबाद में 65% हुई थी, इस बार सिर्फ 60%। और रामपुर में 2019 के लोकसभा चुनाव में 63% वोटिंग हुई थी और इस बार 54%। बड़ा डिक्लाइन, करीब 9% की गिरावट। और पीलीभीत में पिछली बार 67% वोटिंग हुई थी और इस बार 61% वोटिंग हुई। तो सब जगह करीब 5, 6, 7, 8% तक की गिरावट दर्ज की गई है, जो कई राजनीतिक दलों के लिए टेंशन की बात है, क्योंकि ये हाल पहले चरण में है। इसके पीछे बताया जा रहा है कि प्रचंड गर्मी चल रही है उत्तर भारत में, इसलिए यहाँ पर इतनी वोटिंग नहीं हुई। लेकिन अगर गर्मी के चलते मतदाता घरों से बाहर नहीं निकले तो फिर उत्तराखंड में वोटिंग परसेंटेज क्यों गिरा, नागालैंड में वोटिंग परसेंटेज क्यों गिरा। इसके अलावा महाराष्ट्र की नागपुर सीट, जहां से नितिन गडकरी चुनावी मैदान में, वहां क्यों वोटों में गिरावट आई। तो ये बड़ा सवाल बन गया है कि आखिर मतदाताओं में किस चीज़ की मायूसी है। क्या विकास कार्यों से वो खुश नहीं हैं, उसके चलते, नाराज़गी के चलते वो घरों से बाहर नहीं निकले वोट डालने के लिए, या अब उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज़ के वादों पर वो भरोसा नहीं रहा है जिसके चलते उन्होंने बहिष्कार किया। क्योंकि 7 से 8% की गिरावट करीब लाखों में होती है। चुनाव में 1-2% वोट का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है। तो ये अंतर कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन भी बढ़ा रहा है, क्योंकि 2014 और 2019 में जो मोदी लहर थी, उसी के चलते प्रचंड वोटिंग हुई थी, बम्पर वोटिंग हुई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार वोटिंग में बहुत गिरावट आई। और ऐसा ही हाल सिर्फ यूपी में नहीं, बिहार में भी है, उत्तराखंड में भी है, पूर्वोत्तर के राज्यों में भी है। नागालैंड में तो 6 जिलों में 4 लाख मतदाताओं ने वोटिंग नहीं की। 4 लाख मतदाताओं ने, जो बहुत बड़ा बहिष्कार है। आखिर क्यों चुनाव आयोग या कहें इलेक्शन कमीशन वोटर्स को पोलिंग बूथ तक ले जाने में असफल रहा? इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या मतदाता मौजूदा सरकार से खुश नहीं है? क्या उनको अब राजनीतिक पार्टियों के वादों पर विश्वास नहीं है? ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। यूपी की 8 लोकसभा सीटों की बात करेंगे जिस पर पहले चरण में मतदान हुआ, लेकिन उससे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। वो फैक्ट जुड़ा हुआ है नागालैंड से, और वो भी आपको जानना उतना ही ज़रूरी है जितना आपको यूपी और बिहार की राजनीति को जानना ज़रूरी है। नागालैंड की बात इस वीडियो में इसलिए करनी ज़रूरी है क्योंकि नागालैंड में पहले चरण के चुनाव में 4 लाख वोटर्स ने मतदान का बहिष्कार किया। 4 लाख। नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों में मतदान बूथों पर घंटों इंतज़ार के बाद भी कोई भी मतदाता नहीं पहुंचा और
4 लाख मतदाताओं में किसी ने वोट नहीं किया। दरअसल आदिवासी संगठनों का एक समूह है FNT, फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्र। इसकी मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बंद का आह्वान किया गया था, जिसके चलते 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने बॉयकॉट किया। आखिर इसकी नौबत क्यों आई? क्या आदिवासियों की बात सुनी नहीं जा रही है, जिसके चलते उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग नहीं की? तो ये तो बात थी नागालैंड की, जहाँ पर 4 लाख वोटर्स ने बॉयकॉट किया। लेकिन कमोवेश मतदाताओं की मायूसी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार से लेकर उत्तराखंड से लेकर राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक दिखी। पूरे 102 सीटों पर जिन पर पहले चरण में मतदान हुआ, सब में वोटिंग परसेंटेज गिरा और ये अब चिंता का विषय बन गया है चुनाव आयोग के लिए भी, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी। और ये जो वोटिंग में गिरावट आई है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब बन सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा मतदान होगा बीजेपी को उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। पहले चरण में जिस तरह वोटों में गिरावट आई, उसने बीजेपी की टेंशन ज़रूर बढ़ा दी। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान हुआ, उससे ये साफ हो गया है कि मतदाताओं में उत्साह की कमी है और किसी भी राजनीतिक दल की कोई लहर नहीं है इस बार। जैसे 2014 में मोदी लहर थी, 2019 में मोदी लहर थी, तो एक तरफा वोटिंग हुई और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और वो 2 बार सरकार बनाई। लेकिन इस बार ऐसा कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो वोटिंग परसेंटेज इतना नीचे ना जाता। और यही वजह है कि राजनीतिक विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि इस बार 2024 का चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं, बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है। दरअसल 2014 में मोदी की ज़बरदस्त लहर थी, तो वहीं 2019 में जो बालाकोट पर एयर स्ट्राइक हुई थी, उसका भी काफ़ी चुनाव पर असर पड़ा था और उसके चलते भी बीजेपी को बहुत वोट मिले थे और प्रचंड जीत से बीजेपी सत्ता में आई। और कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि इस बार जो वोटर हैं वो सरकार के काम के आधार पर वोट करने वाले हैं। इस बार वो किसी लहर में बहने वाले हैं नहीं, इस बार किसी लहर के चक्कर में वो फंसेंगे नहीं। ऐसा लग रहा है कि जो बीते 10 सालों का सरकार ने काम किया, उसके आधार पर वोटिंग हो रही है। यही वजह है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज थोड़ा डाउन हुआ है, क्योंकि लहर में तो बहुत तगड़ी वोटिंग होती है, लेकिन इस बार लहर किसी की है नहीं, इसी वजह से वोटिंग परसेंटेज थोड़ा गिरा है। अब इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि कई राज्यों में गर्मी का सितम जारी है, पारा 40 के पार चला गया है। लेकिन उत्तराखंड में कौन सा पारा डाउन हो गया जो वहाँ वोटिंग घट गई? महाराष्ट्र में कौन सी ऐसी गर्मी पड़ रही है कि वहाँ वोटिंग घट गई? तो ये तो वजह उतनी जायज़ नहीं लगती है कि गर्मी के चलते मतदान में वोटर्स मायूस रहे और वो घरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 2019 और 2014 के चुनाव भी इसी सीज़न में हुए थे, मई अप्रैल में हुए थे और देश में गर्मी इतनी ही पड़ती है, लेकिन तब वोटिंग परसेंटेज काफ़ी हाई था। दरअसल जब किसी की लहर होती है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। 2014 में मोदी लहर थी तो एक आंकड़े के मुताबिक वोटिंग परसेंटेज 8% बढ़ा था और इसी तरह 1977 में जब जनता पार्टी की लहर थी तब 5% मतदान बढ़ा था और जब 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी तब कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की लहर थी और वोटिंग परसेंटेज 7% बढ़ा था। लेकिन इस बार ऐसा है नहीं। लेकिन इन आंकड़ों से हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि इस चुनाव में बीजेपी कमज़ोर है या एनडीए कमज़ोर है या इंडिया अलायंस बहुत मजबूत हो गई है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 1952 से लेकर 1967 के बीच 4 चुनाव हुए। इस दौरान कोई लहर नहीं थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस लगातार जीती थी, कांग्रेस की लगातार सत्ता बनी थी और 2004 में भी उसने सरकार बनाई, 2009 में भी सरकार बनाई। तो इन आंकड़ों से ये पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी कमज़ोर है या इस बार बीजेपी का बहिष्कार हो रहा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन ज़रूर बढ़ी है, बीजेपी को कई सीटों पर झटका ज़रूर लग सकता है, इतना ज़रूर संभव। वहीं अगर बात करें पश्चिमी यूपी की उन 8 लोकसभा सीटों की जहां मतदान हुआ, तो नगीना की बात करें तो नगीना में 2019 के मुकाबले 4% कम मतदान हुआ
तमाम पार्टियों के नेताओं की अपील के बावजूद मतदाता उस उत्साह के साथ घरों से बाहर नहीं निकले जिसकी उम्मीद पॉलिटिकल पार्टी या कहें चुनाव आयोग ने की थी। नगीना सीट पर पूरे देश की नज़र है और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की एंट्री से यहाँ मुकाबला रोचक हो गया है। यहाँ जो मुकाबला है वो चंद्रशेखर, बीजेपी के ओम कुमार, सपा के मनोज कुमार और बसपा के सुरेंद्र पाल सिंह के बीच है। लेकिन जिस तरह नगीना में बीते कुछ दिनों से चंद्रशेखर की चर्चा हुई उससे ये लग रहा है कि चंद्रशेखर यहाँ बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें कैराना की तो कैराना में 61.17% वोटिंग परसेंटेज रहा। वहीं 2019 में 67.44% वोटिंग परसेंटेज था, करीब 6% की गिरावट दर्ज की गई। मुजफ्फरनगर में भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा। मुजफ्फरनगर में कुल जो 58.05 वोटिंग परसेंटेज रहा, जबकि 2019 में 68.20 था, करीब 10% कम वोटिंग परसेंटेज रहा। ये बहुत बड़ी बात है। जिस सीट पर 2019 में और इस बार के चुनाव में 10% का वोट अंतर रहा हो वो बड़ी खबर है, बड़ी बात है और इस वजह से मुजफ्फरनगर के जो प्रत्याशी हैं वो भी चिंतित हैं। यहाँ जो मेन मुकाबला है वो बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान और सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के बीच माना जा रहा है और बीएसपी के प्रत्याशी दारा सिंह भी इस मुकाबले में हैं। लेकिन कम वोटिंग हुई है, ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो 4 जून को नतीजे जब आएंगे तब पता चलेगा। इसी तरह सहारनपुर और बिजनौर में भी धीमी वोटिंग रही। बिजनौर में इस बार 58.21% मतदान हुआ, जबकि पिछले बार 65.30% मतदान हुआ था, पूरा 7% का अंतर। वहीं अगर बात सहारनपुर की करें तो यहाँ थोड़ी स्थिति सही रही, कह सकते हैं औसत रही। सहारनपुर में मतदान हुआ 65.95, लेकिन 2019 में हुआ था 70% से ज़्यादा, तो करीब 5% की गिरावट यहाँ भी देखी गई। तो पहले चरण का मतदान जिस तरह यूपी की 8 सीटों पर हुआ उसने पूरे मुकाबले को अब और इंटरेस्टिंग बना दिया है। इन 8 सीटों पर बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। बीजेपी को भी लग रहा है कि कहीं बाजी पलट सकती है, क्योंकि 2019 में भी पश्चिमी यूपी की इन सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली थी, तब मोदी लहर थी उसके बावजूद। तो इस बार तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि किसी फला पार्टी की कोई लहर है, ना बीजेपी की लहर दिख रही है ना कोई मोदी लहर दिख रही है। तो इस बार नतीजे चौंकाने वाले बेशक हो सकते हैं। भले ही कोई पार्टी कितना दावा कर ले कि 400 पार हैं हम, या इस बार बीजेपी 400 पार पहुंचेगी, तो इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मुश्किल क्या हो रहा है, ऐसा अब लग नहीं रहा है कि बीजेपी 400 पार पहुंच पाएगी, क्योंकि जिस तरह पहले चरण में वोटिंग हुई उससे तो यही लग रहा है कि इस बार 400 पार बीजेपी नहीं जाने वाली है। 300 पार में भी बीजेपी को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ सकता है। वहीं विपक्षी दल इंडिया गठबंधन ये ज़रूर कुछ सीटों में इजाफा कर सकता है, क्योंकि जब किसी पार्टी की लहर होती है तो विपक्ष एकदम हवा में उड़ जाता है, दूर दूर तक नज़र नहीं आता। लेकिन इस बार ऐसा माहौल लग नहीं रहा है, तो विपक्ष के भी इस बार चांस हैं अपनी सीटों में इजाफा करने के और सीटों में बढ़ोतरी करने के। तो अब देखना होगा कि 4 जून को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं, इंडिया अलायंस के पक्ष में आते हैं कि एनडीए के पक्ष में आते हैं, किन सीटों पर कौन रहेगा विजयी, किसे मिलेगी मात, कौन पहनेगा जीत का ताज, ये सब देखना होगा। इसके लिए इंतज़ार 4 जून का करना होगा। तो दोस्तों, पहले चरण में जिस तरह वोटिंग कम हुई, इसका असर पॉलिटिकल पार्टियों पर क्या पड़ेगा, अपनी राय कमेंट्स करके दें। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।